देखते हैं। देखो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी का क्या मतलब बताया था मैंने? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स या रूल्स, ठीक है, वो टैक्सोनॉमी थी। टैक्सोनॉमी की मैंने दो चीजें बताई थी। एक तो टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? कैरोलस लिनियस। और टैक्सोनॉमी जो नाम है, टर्म, ये किसने दिया था? डी कैंडोल ने, ठीक है। टैक्सोनॉमी के तीन टाइप्स पढ़ाए थे हमने, तो कौन कौन से? क्लासिकल, दूसरा कौन सा था? मॉडर्न, और तीसरा कौन सा था? बायोसिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो बायोसिस्टमैटिक्स, क्लासिकल और मॉडर्न। तो इसमें क्या क्या बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम नंबर, इकोलॉजिकल रोल, वो किसमें था? मॉडर्न में, ठीक है। और इसमें क्या था? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसमें मैंने एक चीज ऐड करी थी बाद में कि इसमें जो जो कैरेक्टर आते हैं वो सब इसमें भी आते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सोचना है कि इसमें सिर्फ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आता है। जो इसमें कैरेक्टर आते हैं उनके साथ इसमें एक चीज ऐड होती है जिसका नाम है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में? टैक्सोनॉमी के बारे में। अब इसके बाद हमें पढ़ना है, ठीक है, कि जो ये टैक्सोनॉमी है इसके स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, तो उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो एनसीईआरटी 4 स्टेप बोलती है और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स भी कहते हैं। एक सेकेंड, ये लो, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी की जरा हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। और उसकी तो भाई तबीयत खराब है, जो तुम्हारे साथ बैठता है उसका शायद हो रहा पेट खराब। एलिमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो एलिमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या होता है जरा इसको समझते हैं। तो देखो, तुमने कोई ऑर्गेनिज्म देखा नया, ठीक है, और उस नए ऑर्गेनिज्म को तुम कैसे पहचानोगे कि किस ऑर्गेनिज्म से, किस ग्रुप से मिलता जुलता है? तो सबसे पहले तुम क्या देखोगे? उसको करेक्टर्स क्या क्या उसके, कि भाई जैसे तुमने एक ऑर्गेनिज्म देखा, उसके पास पूंछ है, उसकी बॉडी पे हेयर्स हैं, है ना, ये तो कुछ करेक्टर्स तुमने देखे। उसके 4 पैर हैं जिस पे वो चल रहा है, ठीक है, और दांत हैं बड़े बड़े, ये तुमने कुछ करेक्टर्स देखे। तो इसे हम क्या कहते हैं भाई? इसे हम कहते हैं करेक्टराइजेशन। अब तुम्हें लगा कि ये ना डॉग जैसा है, मतलब डॉग की ही फैमिली से मिलता जुलता लग रहा है, ठीक है। तो तुमने क्या करा? उसको सेकंड स्टेप पे लेके गए। तो पहला स्टेप क्या था? करेक्टराइजेशन। क्या था? करेक्टराइजेशन, जिसका मतलब था लिस्टिंग आउट पॉसिबल फीचर्स। ये जो मैंने चीजें बोली ये क्या थी? लिस्ट बनानी किसकी? पॉसिबल फीचर्स की। तो क्या वर्ड बोला करेक्टराइजेशन का? करेक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है? लिस्टिंग आउट पॉसिबल फीचर्स। दोबारा रिपीट करेंगे, करेक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है? लिस्टिंग आउट पॉसिबल फीचर्स, ठीक है। तो हमने पॉसिबल फीचर्स को लिस्टिंग आउट कर दिया। क्लियर है बात यहाँ पे? अब जब तुमने पॉसिबल फीचर को लिस्टिंग आउट कर दिया तो उसके बाद तुम उसे क्या करोगे? कंफर्म करोगे कि ये हमें डॉग जैसा लग रहा है, तो ये डॉग है या नहीं है, मतलब डॉग की फैमिली से मिलता जुलता है या नहीं है। तो तुम उसे क्या करोगे? ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म से ले जाके क्या करोगे? कंपेयर करोगे, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया? पहला स्टेप मैंने बताया करेक्टराइजेशन। क्या बताया? करेक्टराइजेशन। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया? आइडेंटिफिकेशन। क्या बताया? आइडेंटिफिकेशन। तो पहले स्टेप में मैंने क्या बताया? लिस्टिंग आउट पॉसिबल फीचर्स। क्या बताया मैंने? लिस्टिंग आउट पॉसिबल फीचर। आइडेंटिफिकेशन में क्या करा? कंपेयर करा विद ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसका जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ। तुमने एक ऑर्गेनिज्म देखा, तुम्हें लगा कि ये भाई डॉग है, ठीक है, या डॉग जैसी प्रजाति का। तुमने उसकी पूंछ देखी, बाल देखे, भौंक रहा था, ये सब देखा तुमने। तुमने बोला हाँ भाई डॉग जैसा लग रहा है। अब कंफर्म करने के लिए तुम कहाँ लेके गए उसे? अपने, और अपने घर पे एक डॉग था उसके पास, है ना, तुम्हारे डॉग का नाम उस जो था उसको अपने डॉग के पास लेके गए और दोनों को भिड़वा दिया बस में, ठीक है भाई। तो तुम समझ गए भाई हाँ ये
डॉग ही है, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन। तो कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद जब तुम्हें कंफर्म हो गया कि हाँ भाई ये डॉग है, तो तुम इसका एक नामकरण करोगे। क्या करोगे, नामकरण। तो जब नामकरण करते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे तुमने उसको दे दिया नाम, तो कैरेक्टराइजेशन कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, और क्या कर दिया, नामकरण। और नामकरण करने के बाद तुमने उसे कर दिया क्लासीफाई into groups and subgroups on the basis of similarities and dissimilarities। तो लास्ट स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स होते हैं। एलिमेंट्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है करेक्टर्स। क्या होता है, करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन, व्हाट इज करेक्टराइजेशन, बताओ भाई। ठीक है, लिस्टिंग आउट पॉसिबल फीचर्स, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखो इसकी, करेक्टराइजेशन की, लिस्टिंग आउट पॉसिबल फीचर। आइडेंटिफिकेशन क्या बताया मैंने, भूल गए, नहीं नहीं भूल गए। कैरेक्टराइजेशन मैंने क्या बताया, लिस्टिंग आउट पॉसिबल फीचर्स, ठीक है। तुमने देखा और उसके फीचर्स की लिस्ट बनाई, तो लिस्टिंग आउट पॉसिबल फीचर्स, पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। अब कंफर्म करने के लिए ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म से क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो कंपैरिजन विद ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है भाई, कंपैरिजन विद ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। कंपैरिजन विद ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। कंपैरिजन विद ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। तो तुमने भाई पहले फीचर्स देखे, उसको पहले से डिस्कवर्ड वाले से क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। अब उसका एक नाम दोगे, तो नाम जो दोगे उसे कहोगे नॉमेनक्लेचर। हाँ, उसको साइंटिफिक नाम देंगे तो उसे क्या कहेंगे, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है, गिविंग स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम, उस ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नेम दोगे, ताकि उसको उसी नाम से हर जगह जाना जाए, ठीक है। और लास्ट स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी, डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी। तो ये डेफिनेशन अपने आप लिख के दिखाओगे सारे क्लासिफिकेशन की। तो ये हो गए यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी। तो एक बार याद करोगे फिर सुनाओगे सब। कब है पेपर नीट का, 3 मई, सही है, पास ही है। चलो पूछना सही तो बढ़िया फील्ड तो मिल ही जाएगी अगर जिस हिसाब से पढ़ रहे हो। अरे मिल जाए भाई, बस कोई दिक्कत नहीं, BMS मिल जाए, BHMS मिल जाए, बढ़िया एकदम। ग्रेजुएशन के बाद जब किसी जगह अप्लाई करोगे इक्वली मानते हैं। बस ये है, BMS में संस्कृत पढ़नी पड़ती है। हाँ चेक, क्या नाम है उसका, चेक्स करके, हाँ उसमें है तो अपना स्टूडेंट विशाल करके जिसकी फोटो लगी हुई नीचे। हाँ पर कट ऑफ ज्यादा जाती है भाई, उसकी भी कम थोड़ी जाती है। बड़ी मारा मारी है BMS इन सब की सीट के लिए भी। वो ये लोग एक आधे इसमें विशाल है, उसका तो यूं मान लो सेकंड अटेम्प्ट में ही आ रहा था BMS में, जब लिया नहीं उसने, फिर उसने थर्ड अटेम्प्ट दे के जब उसका MBBS में नहीं हुआ तो फिर उसने BMS में लिया। और बढ़िया उसने ले लिया, क्योंकि जब मिलने आया करता था ना ऐसा लगता था मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो गया, रोने लग जाता था बताते बताते, सर हो नहीं रहा, मैं किसी शादी में नहीं जाता, ये नहीं वो नहीं, मतलब मेहनत कर रहा था वो। और वही जनरल कैटेगरी से था, उसके 640 630 ऐसा है आ रहे नंबर। भाई कट ऑफ तुमने देखी पिछले 2-3 साल सुनी होगी, नीट की कट ऑफ कैसी तगड़ी जा रही है,
655 660 ऐसे गई जनरल वालों की, गवर्नमेंट सीट की, मिला ही नहीं उसे। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन लिखी सबने, दिखाओ भाई क्या लिखा है। हाँ दिखाओ भाई। ठीक है बढ़िया। ठीक है चलो जी, तो अब जरा चारों इस पॉइंट को सुनाओ। सबसे पहले अगर हम एलिमेंट्स बोला जाए टेक्सोनॉमी का तो क्या होगा? सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, लिस्टिंग आउट पॉसिबल फीचर्स, फिर ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म से कंपैरिजन को आइडेंटिफिकेशन, फिर उसका एक नामकरण जिसे हम कहेंगे नॉमेनक्लेचर, और लास्ट क्या होगा? क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जरा एक एक करके सुनाओ, फिर इसका लॉजिक बताता हूँ। सुनाओ सुनाओ, मुझे लग रहा है हो गए तुम रेडी। हम्म 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 तुम सुनाओ भाई। हम्म लिस्टिंग आउट पॉसिबल, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन है, जिसमें पहले से डिस्कवर जो उससे स्पेसिफिक साइंटिफिक उसके बाद हाँ बोलो बोलो। ये तो इसकी आदत है, जब देखो अपने आप भी हंसने लग जाता है। चलो। हम्म 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 आगे। इनटू ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमने जो 4 वर्ड पढ़े थे, एक तुमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, एक तुमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन या एक करेक्टराइजेशन पढ़ा था, एक आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था, एक नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, और एक क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन तो तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 में आएगा डिटेल में, ठीक है भाई। नॉमेनक्लेचर तुम्हारा इसी चैप्टर में है, जो भी पढ़ोगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए टेक्सोनॉमिकल एड्स करके एक टॉपिक हुआ करता था, जो अब कट चुका है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन तो तुम्हारा हो गया खत्म। और करेक्टराइजेशन जो है वो तो तुम्हें बेसिकली जो बच्चे हैं उनके माइंड में ऐसे ही बताया जाता है कि भाई पेड़ हरा होता है, कोई जानवर ऐसा होता है, तो वो तो सिखाने वाली चीज है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक चैप्टर में टॉपिक नहीं है जिसमें करेक्टर्स बताए जाएं। तो आइडेंटिफिकेशन जो होता है जिसमें टेक्सोनॉमिकल एड्स टॉपिक था वो कट चुका है। नॉमेनक्लेचर अभी पढ़ना है, और क्लासिफिकेशन हमें पढ़ाया जाता है डिटेल में सेकंड चैप्टर में, ठीक है, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं इनको डिटेल में एक्सपेंड किया जाता है। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रांचेस क्या होते हैं टेक्सोनॉमिक? तो ब्रांचेस का क्या मतलब है? जैसे बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में 2 ब्रांच है कि भाई एक एनिमल की स्टडी करते हैं और एक प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो बॉटनी होगी, जूलॉजी होगी, ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स होंगे।
सेम ऐसे टैक्सोनॉमी जो है, इसके अंदर भी कुछ टैक्सोनॉमी ऐसी है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और ऑर्गेनिज्म को बांटते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गई, एक टैक्सोनॉमी की ब्रांच हो गई। क्या हो गई, ब्रांच हो गई। एक टैक्सोनॉमी जो है, जो सेल के अंदर जो केमिकल पाए जाते हैं उन केमिकल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करती है, सिर्फ किसके बेसिस पे, सेल में जो केमिकल पाए जाते हैं। तो वो हो गई एक तरीके की क्लासिफिकेशन या एक तरीके की टैक्सोनॉमी की ब्रांच हो गई, ठीक है। एक आती है टैक्सोनॉमी की ब्रांच जो सिर्फ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे काम करती है। तो इस तरीके से टैक्सोनॉमी की बहुत सारी ब्रांचेस जो हमारे सिलेबस में डिस्कशन होती हैं उनकी जरा बात करते हैं। तो यहाँ पे आता है ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये जो टॉपिक है ये हो सकता है कि तुम्हें ना अभी इस चैप्टर में काम आ जाए या अगले चैप्टर में काम आ जाए, ठीक है, क्योंकि नहीं अभी एक शीट और मिलेगी इसके बाद, मैं बता दूंगा, ठीक है। और एक कुछ लिखने वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे अभी, कुछ शायद नेक्स्ट क्लास तक मिल जाएंगे। तो वो क्वेश्चन वो होंगे जो तुम्हारे अभी तक टॉपिक हुए हैं या जो स्कूल में क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, वो कवर करेंगे वो, ठीक है। तो वो तुम्हें करके लेके आने हैं ताकि मैं ये देख सकूं तुम लिखते कैसे हो, क्योंकि तुम सुना रहे हो अच्छा, बता रहे हो अच्छा, पर लिख गलत रहे हो तो वो गड़बड़ है ना। जैसे मैंने बताया था ना, इंग्लिश तुम अपने आप बना देते हो एक अलग सी, वो गड़बड़ करते हैं बच्चे। तो ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी में सबसे पहली जो ब्रांच होती है उसका नाम होता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स के बारे में कुछ पढ़ा था, बायो सिस्टमैटिक्स याद है ना। इसको हम क्लैदिस्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है, क्लैदिस्टिक भी कहते हैं इसे। ये इसके दो नाम हो गए, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी विच डील विद डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। फिर आती है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी जो होती है वो सेल में पाए जाने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग करती है। फिर आती है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, वो कौन सी होती है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। कौन सी होती है, न्यूमेरिकल टैक्स। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता बच्चों, न्यूमेरिकल वो सोचता है मैथमेटिक्स का कुछ काम है, तो पर इसमें किसका यूज होता है, कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है। और सेल की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तो होती है साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे ने दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं, इसमें सोचते हैं सर इसमें भी आपने सेल की बात करी, पर इसमें मैंने बोला सेल में पाए जाने वाले केमिकल, और इसमें क्या था, सेल के बेसिस पे, ठीक है। तो दोनों अलग अलग, जैसे कोई सेल लंबी हो सकती है, न्यूरॉन है ना, कोई सेल लंबी की बजाय कैसी हो सकती है, चपटी हो सकती है, जैसे आरबीसी दो साइड से कैसी होती है, कर्व्ड होती है, बाइकनकेव होती है। तो ये सेल के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी which deal with division of organism on the basis of evolutionary relationship, ठीक है। नेक्स्ट आता है कीमोटैक्सोनॉमी। तो इसमें भी क्या आएगा, ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी विच डील विद डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म on the basis of chemicals present in cell, ठीक है भाई। सेम branch of taxonomy which deal with the division of organism on the basis of using computers to classify organism, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर का यूज होता है। नेक्स्ट आता है साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी। इट इज अ ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी विच डील विद द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल इंफॉर्मेशन
तो ये हो गए इसके 4 ब्रांचेस। तो एक बार याद करो और सुनाओ। ये क्वेश्चन एडिशन ना उसमें था, ये ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में, वो कट गया अब। हाँ, प्लांट फिजियोलॉजी में था पहले। नॉमेनक्लेचर, ठीक है, गिविंग नेम टू द ऑर्गेनिज्म या गिविंग स्पेसिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर की पहले डेफिनेशन लिखेंगे, गिविंग स्पेसिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म, गिविंग स्पेसिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक नेम देने को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। तो गिविंग स्पेसिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म। अब जो ये नामकरण होता है 2 तरीके का होता है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर जो होती है ये 2 तरीके की होती है। तो एक होता है वर्नाकुलर नेम, वर्नाकुलर नेम, ठीक है, वर्नाकुलर नेम। और एक होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो 2 मैंने बताया, कौन कौन से बताया भाई बताओ? वर्नाकुलर और बाइनोमियल। तो जो हम लोकली नाम देते हैं, गिवन बाय लोकल पीपल्स, ठीक है, एंड इट इज वेरी प्लेस टू प्लेस इवन विद इन कंट्री, ठीक है, तो उसे हम वर्नाकुलर नेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे किसी चीज को मान लो तितली कह रहे हैं हम, ठीक है, तो तितली यहाँ पे हिंदी में कह रहे हैं, पर बंगाल में तितली को प्रजापति कहते हैं, ठीक है। तो नाम क्या हो गया, एक ही कंट्री में अलग अलग हो गया, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, वर्नाकुलर नेम कहा जाएगा। अब जैसे तुम वो लेने जाते हो रस, है ना, तो कोई उसको रस कहता है, कोई उसे पापे कहता है ना, अलग अलग नाम होते हैं उसके रस के, ठीक है। और एक आधे लोग उसको और भी कुछ नाम बोलते हैं, ठीक है। तो रस तो पता होगा ना, डिप करके खाते हैं चाय वाय में जो, तो अलग अलग नाम हमने लोकल पीपल्स ने दे रखे हैं, और वो प्लेस टू प्लेस क्या करते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है। तो वर्नाकुलर नेम जो होता है क्या होता है, इट इज गिवन बाय लोकल पीपल्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है भाई, तो इट इज गिवन बाय लोकल पीपल्स। तो ये लोकल पीपल जो होते हैं वो देते हैं, ठीक है। एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब है कि तुम इसे हटा नहीं सकते बोलचाल से, बोलचाल में ज्यादातर इसी का ही यूज होता है, ठीक है। तो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो वर्नाकुलर जो है वो इंटरनेशनली तो काम कर नहीं सकता, है ना, तो इसलिए वर्नाकुलर की जगह कौन आया भाई, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आया। एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो इसका लिख सकते हो कि इन हिंदी बटरफ्लाई को हम तितली कहते हैं और बंगाल में प्रजापति कहते हैं। अगर चाहो तो ऐसा कोई नीड नहीं है। अब आता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को हम साइंटिफिक नेमिंग भी कहते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। तो ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है इसके बारे में सबसे पहले 1753 में गिवन दिया था बाय कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस ने इसके बारे में बताया था सबसे पहले। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है ये एक स्पेसिफिक नाम होता है ऑर्गेनिज्म का जो बदल नहीं सकता, ठीक है, जो हर जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको हम बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं, इसको हम बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। तो इसके बारे में क्या लिखा जाता है भाई, जैसे इसमें लिखा जाता है इट इज गिवन बाय लोकल पीपल, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, इट इज गिवन बाय साइंटिस्ट, है ना, किसने दिया, साइंटिस्ट ने दिया, तो इट इज गिवन बाय साइंटिस्ट, तो ये साइंटिस्ट देते हैं, ठीक है। इट रिमेन सेम ऑल ओवर
दी वर्ल्ड, ठीक है। तो पूरी दुनिया में ये नाम जो रहेगा वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है, साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम। नॉर्मली बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में कितने नाम होते हैं, दो, ठीक है, दो नाम होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखूंगा तो उससे तुम्हें समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मैंगो है, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम जो होता है मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है। तो ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया, मैंगी फेरा इंडिका। तो इसमें कितने नाम आए, एक और दो, ठीक है। तो ज्यादातर इसके अंदर दो नाम होते हैं, ज्यादातर, ये नहीं कि हमेशा ही होगा ऐसा, ठीक है। तो मोस्टली इट, अब इसमें क्वेश्चन यूं आ जाता है जैसे बाइनोमियल क्यों कहा जाता है, तो उसका आंसर यही दोगे, मोस्टली इट कंटेन टू नेम्स। तो मोस्टली इसके अंदर दो नाम होते हैं, इसलिए इसे बाइनोमियल कहा जाता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। देयरफॉर इट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है भाई, अब जरा इतना याद करो, इसको पॉज कर दे, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर पे, ठीक है। तो रूल्स क्या होते हैं, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्या रूल होते हैं भाई नॉमेनक्लेचर के, तो सबसे पहले अगर तुम नॉमेनक्लेचर में देखोगे तो इसके अंदर जो दो नाम होते हैं, ठीक है, एग्जांपल से समझाया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा जैसे कि होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस किसका साइंटिफिक नेम है, ह्यूमंस का, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का। अब यहाँ पे जो पहला नाम होता है, ठीक है, ये जो पहला नाम होता है, इस पहले नाम को कहा जाता है जेनेरिक नेम। क्या कहा जाता है, जेनेरिक नेम। अब जेनेरिक नेम क्या चीज होती है वो थोड़ी देर में समझाऊंगा। और जो दूसरा नाम होता है उसे कहा जाता है स्पेसिफिक एपिथेट। क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। अब जो ये जेनेरिक नेम होता है और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, इसका एक नाम और होता है, ठीक है। तो जो जेनेरिक नेम होता है इसको हम कहते हैं जीनस, ठीक है। और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है इसे हम कहते हैं स्पीसीज। क्या कहते हैं, स्पीसीज। तो यहाँ पे देखो पहला रूल तुम्हें समझ में आया क्या, पहला रूल तुम्हें समझ में आया कि जो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट नेम जो होता है, तो इन अ साइंटिफिक नेम, जो साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, इन अ साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम, फर्स्ट लेटर जो होता है या जो फर्स्ट वर्ड होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, जेनेरिक नेम। फर्स्ट वर्ड इज जेनेरिक नेम, तो वो कहलाता है जेनेरिक नेम, ठीक है। और जो सेकंड होता है वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक एपिथेट, उसे कहा जाता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में रूल में, तो ये पहला रूल हो गया, उसे स्पेसिफिक एपिथेट कहा जाता है। तो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये हो गया पहला रूल, क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा रूल समझो, अगर ध्यान से देखोगे, जेनेरिक नेम का पहला लेटर कैपिटल है और इसका जो पहला लेटर है वो स्मॉल है, क्लियर है, देख पा रहे हो, ध्यान दो। जेनेरिक नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। तो यहाँ पे आ गया सेकंड रूल। तो सेकंड रूल यही लिखना पड़ेगा जो मैंने बोला है कि जेनेरिक नेम जो होता है, जेनेरिक नेम स्टार्ट्स विद, बोलो भाई, स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, बढ़िया। एंड इसके बाद स्पेसिफिक नेम, हाँ, स्पेसिफिक नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। ये हो गया यहाँ पे रूल नंबर 2, ठीक है। अब आता है रूल नंबर 3, जरा ध्यान दो। दोनों को जब मैंने हाथ से लिखा तो मैंने दोनों को अंडरलाइन करा सेपरेटली, इकट्ठे नहीं करा। क्या करा, हाँ, तो व्हेन हैंड रिटन इट इज अंडरलाइन सेपरेटली। थर्ड रूल क्या कहता है भाई, रिपीट करो, इट इज अंडरलाइन सेपरेटली, ठीक है। तो व्हेन हैंड रिटन
जब एक बायोलॉजिकल नेम को तुम हाथ से लिखते हो, इट इज अंडरलाइन सेपरेटली, ठीक है, तो तुम उसको अंडरलाइन करोगे, अंडरलाइन सेपरेटली, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करोगे, ठीक है। क्लियर होगी यहाँ पे बात। अब जरा ध्यान दो, जो ये साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, इस साइंटिफिक नेम के आगे, ठीक है, साइंटिफिक नेम के आगे साइंटिस्ट का नाम भी लिखा रहता है, ठीक है, कभी कभी साइंटिस्ट का नाम भी लिखा रहता है, तो इसको लीनियस ने दिया था, हाँ, तो ये एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा रहता है, ठीक है, क्या लेता है, एब्रीवेटेड, एब्रीवेटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। तो फोर्थ रूल क्या आता है कि जो साइंटिस्ट का नेम होता है वो किस फॉर्म में लिखा होता है, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा होता है। तो इसको बुक्स में कैसे लिखा होता है कि जो ऑथर साइटेशन होती है, ठीक है, जो ऑथर साइटेशन होती है, मतलब जो ऑथर का नेम होता है, साइटेशन की जगह लिख सकते हो, ऑथर का जो नेम होता है, ठीक है, इट इज रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म, इट इज रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म, एब्रीवेटेड फॉर्म, ठीक है, तो ये एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है आफ्टर स्पेसिफिक नेम, आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, तो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ये लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे मैंने बता दिया अंडरलाइन करेंगे कब, जब हाथ से लिखेंगे, तो जब प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो बोल्ड और इटैलिक्स होगा, मतलब जो फॉन्ट्स होंगे, जो वर्ड होंगे, उनको डार्क किया जाएगा, बोल्ड किया जाएगा और तिरछा किया जाएगा, बोल्ड्स एंड इटैलिक्स। तो जब प्रिंट करते हैं, ठीक है, व्हेन प्रिंटेड, तो यहाँ पे हैंड रिटन का भी हो गया और प्रिंटेड का भी होगा, तो व्हेन प्रिंटेड इट इज bold, it is in bold and italic form, it is in bold and italic form, तो इसको bold और italic form में किया जाएगा, ठीक है, bold and italic form में किया जाएगा वर्ड्स को। तो ये हो गए यहाँ पे रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, सर ये जीनस और स्पीसीज क्या चीज होती है, ठीक है, थोड़ा सीधा होकर बैठो, कैमरे में आ रहा होगा सर, है ना। तो यहाँ पे जीनस और स्पीसीज क्या चीज होती है, इस चीज को जरा हम समझते हैं। ये रूल याद हुए तो एक बार यहीं से याद करते हैं। क्या, जो नॉमेनक्लेचर होता है उसमें दो नाम होते हैं, पहला वाला जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। पहला रूल समझ में आ गया, जेनेरिक नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। रूल नंबर 2 हो गया, जब हम हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन क्या करते हैं, सेपरेटली। कितने रूल हो गए, 3। और जब प्रिंट करते हैं तो किसमें करते हैं, बोल्ड एंड इटैलिक्स में। कितने रूल हो गए, 4। और साइंटिफिक का नेम कैसे लिखते हैं, लास्ट में एब्रिवेटेड फॉर्म में। कितने रूल हो गए, 5। याद हो गए 5 रूल, ठीक है। अब जरा बात करते हैं जीनस और स्पीसीज का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले मतलब समझना पड़ेगा स्पीसीज का, कि स्पीसीज क्या चीज होती है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन करके बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें स्पीसीज कहा जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन एक स्पीसीज है जो एक दूसरे ह्यूमन से क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस करके एक अपना ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। सेम डॉग, मेल और फीमेल एक न्यू डॉग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये बताओ, दो ऑर्गेनिज्म जो आपस में सेम स्पीसीज नहीं है, तो ह्यूमन जो है वो एक अलग स्पीसीज है, मंकी जो है वो एक अलग स्पीसीज है, तो ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट स्पीसीज हो गए। तो स्पीसीज क्या हो गए, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, है ना। ह्यूमंस क्या हो गए, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड देमसेल्फ, जो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं, और फर्टाइल प्रोजेनी, जो एक चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्पीसीज कहा जाता है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। जब बहुत सारी स्पीसीज आपस में जुड़ती हैं, जैसे कि सेपियंस, बहुत सारी स्पीसीज आपस में जुड़ती हैं, तो क्या बनता है, एक जीनस। बहुत सारी स्पीसीज मिलके क्या बनाती हैं, जीनस बनाती हैं। ये बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्या क्रिएट होता है, जीनस क्रिएट होता है, होमो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, एक जैसी स्पीसीज मिलके क्या बनाती हैं, जीनस। फिर इसके आगे और भी वर्ड्स आएंगे, वो बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो फिलहाल बस मैं तुम्हें वर्ड समझाना है, स्पीसीज क्या होती है। तो स्पीसीज अलग से हेडिंग डाल के लिखना है। स्पीसीज क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, group of similar organism which can interbreed themselves, which can interbreed themselves, which can interbreed themselves and produce a fertile progeny, which can interbreed themselves
एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल प्रोजेनी, एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल प्रोजेनी। अब जब सिमिलर स्पीसीज होंगी एक साथ, ठीक है, जब सिमिलर स्पीसीज होंगी तो क्या बनाएंगे भाई, जीनस, ठीक है। तो जीनस की डेफिनेशन क्या होती है या जेनरिक इसकी क्या होती है, सिमिलर स्पीसीज, सिमिलर स्पीसीज एक जैसी स्पीसीज जो होती हैं, ठीक है, सिमिलर स्पीसीज फॉर्म जीनस। तो कहने का मतलब ये है कि कई सारी स्पीसीज एक जैसी जो होती हैं वो क्या बनाती हैं, जीनस बनाती है। तो हमारा जो जीनस है वो है होमो, और जो हमारी स्पीसीज है वो क्या आएगी, सेपियंस है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, होमो सेपियंस नाम बनता है। इसके बाद भी और वर्ड आएंगे, वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही बहुत है।